नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया, नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। दिग्गजों का चुनाव आयोग के समर्थन में खुला पत्र। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां तेज। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। चुनाव आयोग बोला एसआईआर में चूक पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रद्द किया। 50 साल की हुई सुष्मिता सेन पहली भारतीय मिस यूनिवर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगी छत्तीसगढ़ और आंध्र सीमा पर 7 नक्सली ढेर। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जहां गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वह पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अनमोल का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अब उसे भारत डिपोर्ट किया गया है। वह भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें कि लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया है। पहली बार फोटो सामने आई है सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी के साथ ही मूसेवाला के मर्डर का आरोपी है। आपको बता दें कि केंद्र तय करेगा कि एक अधिकारी ने बताया कि देश भर में गैंगस्टर के खिलाफ कई मामले दर्ज है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि उससे पहले किस एजेंसी को सौंपा जाए। मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए 2 प्रस्ताव भेजे थे। तो देखिए, मुंबई पुलिस अपने मामलों में जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि अनमोल अमेरिका और कनाडा के बीच घूमता रहता था। पिछले साल नवंबर में अनमोल को अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि उसे कनाडा में हिरासत में लिया गया है। अनमोल के पास रूसी पासपोर्ट था जो उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनवाया था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार की ताजपोशी होने जा रही है। नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार को सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी है। बुधवार को सीएम हाउस में जदयू के विधायक दल की मीटिंग हुई। बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है। चर्चा है कि जदयू कोटे से 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 20 नवंबर को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा। जेडीयू के विधायक दल का नेता चुनने के लिए सीएम नीतीश के आवास एक अणे मार्ग पर बैठक शुरू हुई। इस दौरान वहां जदयू के सारे 85 विधायक मौजूद थे। इन सभी विधायकों ने इस बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया। इस बैठक से पहले ही यह तय था कि जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर सिर्फ एक ही नाम सामने है और वो है खुद नीतीश कुमार, जबकि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। यानी यह तय हो गया था कि फिर से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ही बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साथ ही पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति, वैज्ञानिक, साहित्यकार सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जदयू ने नीतीश को विधायक दल का नेता चुना है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को कमान सौंपी है। विजय कुमार सिन्हा विधायक दल के उपनेता बने हैं। तो वहीं जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनने की चर्चा है और 85 विधायकों ने नीतीश के नाम पर मुहर लगाई। बड़े नेताओं की मौजूदगी में ऐतिहासिक समारोह होगा और देश भर के सीएम और मेहमान इस कार्यक्रम में, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्ति नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल है। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से ईसी के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिनमें उन्होंने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। दिग्गजों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया है। ऐसे में ईसी और बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरीज ने कहा कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो ईसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग विलेन बन जाता है। यह सिलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए। दिग्गजों ने ईसी से अपील की कि वह पारदर्शिता बनाए रखे और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करे। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा कि वे बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह मनाया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दर्जनों वीवीआईपी के आगमन के चलते 60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या में लैंड करेंगे। इसको लेकर एयरपोर्ट से लेकर शहर तक सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि 50 से 60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 100 से अधिक अतिरिक्त सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की जा रही है। विमानों की लैंडिंग अयोध्या में होगी, जबकि उनकी पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डों पर की जाएगी, ताकि भीड़ भाड़ और सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए।
एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह के अनुसार महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी चार्ट को 2 स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले होटलों, होम स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा, जिसमें हर गतिविधि की निगरानी उच्च तकनीक साधनों से की जाएगी। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मंदिर परिसर, घाट, सड़कों और प्रवेश द्वारों पर जगमगाती रोशनी इस पावन शहर की रौनक बढ़ा रही है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत में ट्रस्ट और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नेपाल के जनकपुर से लेकर यूपी के विभिन्न शहरों तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। भोजन और प्रसाद वितरण के लिए 7 स्थानों पर व्यवस्था की गई है और पूरे परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशाल एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। मेहमानों के ठहरने के लिए 5000 से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है और इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से आरक्षित किए हैं ताकि किसी भी अतिथि को असुविधा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल लाउंज बनाया जा रहा है, जबकि अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 वीआईपी लाउंज तैयार हो रहे हैं। अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का विशेष वार्ड और डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम तैनात रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और हर व्यवस्था को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राजेंद्र सिंह उर्फ पंकज ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक युगांतकारी अध्याय है। तैयारियां पूरी क्षमता के साथ चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। आगे पीएम ने कहा कि आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले मोदी साई बाबा का मंदिर और समाधि पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ की। जन्म शताब्दी इवेंट में सीएम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। इस दौरान ऐश्वर्या ने पीएम मोदी के पैर छुए। इसके बाद पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किया। इसी दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। यहां भी पीएम का संबोधन हुआ। आंध्र प्रदेश में मोदी ने कहा कि सत्य साई बाबा का शताब्दी वर्ष दिव्य वरदान है। कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे थे। पीएम किसान योजना की किस्त भी जारी की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। उन्होंने आगे कहा कि आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों का मार्गदर्शन करती है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह कानून सेपरेशन ऑफ पावर और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी नाराजगी जताई कि उसने ट्रिब्यूनल नियुक्तियों को लेकर पहले दिए गए कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं किया। बेंच ने सरकार द्वारा उसी तरह के प्रावधान दोबारा लाने की आपत्ति जताई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। कोर्ट ने कहा कि
यह एक्ट बिना किसी कमी को दूर किए विधायी ओवर रूलिंग जैसा कदम है जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संसद नया कानून नहीं लाती तब तक मद्रास बार एसोसिएशन केस के पिछले फैसलों में दिए गए निर्देश ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रद्द किया है और कहा है कि यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। और देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की चूक पाए जाने पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल भी इन बैठकों में मौजूद थे। बंगाल में 18 नवंबर की शाम 6 बजे तक 7 करोड़ 63 लाख गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। कुल 1 करोड़ 9 लाख फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक बीएलओ ने आत्महत्या की धमकी दी है। मंगलवार को तमिलनाडु के तंजावुर में एक आंगनवाड़ी सेविका ने जान देने की कोशिश की। इनके परिवारों और अन्य अधिकारियों ने अत्यधिक काम के दबाव का आरोप लगाया है। कई बीएलओ का आरोप है कि काम के लंबे घंटे और दिसंबर तक की डेडलाइन ने उन्हें थका दिया है। कई राज्यों में बीएलओ ने बहिष्कार किया है। आयोग अब अधिकारियों के कार्यभार और जवाबदेही को लेकर सवालों का सामना कर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का फिल्मी करियर भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो उनसे पहले किसी और भारतीय महिला के हिस्से में नहीं आई थी। सुष्मिता सेन पहली भारतीय एक्ट्रेस है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन रास्ता उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उनका परिवार फिल्मी परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखता था और एक्टिंग में अनुभव भी नहीं था। इसके चलते उनकी पहली ही फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान उन्हें डांट भी पड़ी थी। हालांकि जब सुष्मिता ने हिंदी सिनेमा में मुकाम हासिल कर लिया तब उन्होंने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू किया। जैसे महबूब मेरे गाने में उन्हें एक लाइन पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने उस पर लिप सिंक करने से इनकार कर दिया और फिर कंपोजर को वो लाइन बदलनी पड़ी। और खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 20 नवंबर को राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आएंगी और अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया था। इसके बाद 20 नवंबर को यानी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी और जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आएंगी। अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होने पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया था। और खबर ग्वालियर से है, जहां बीच सड़क पर युवक की पिटाई की गई। 3 बदमाशों ने डंडे, लात, घूंसों से पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बदमाश मारपीट कर मौके से फरार हो गए। युवक की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हजीरा थाना क्षेत्र के 4 शहर रोड का मामला बताया जा रहा है और टीवी स्क्रीन पर आप वायरल वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक युवक की पिटाई करते 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। तो देखिए, डंडे और लात, घूंसों से जमकर युवक की पिटाई की गई और बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा गया है।
तो पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि युवक की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और खबर बुलंदशहर से, जहां किशोर को तालिबानी सजा दी गई। पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। नाबालिग को डंडे से पीटते 3 दबंग नजर आ रहे हैं। आरोपियों ने खुद वीडियो वायरल किया है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चोला थाना क्षेत्र के गांव बिरौंडी ताजपुर का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बुलंदशहर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां किशोर को तालिबानी सजा दी गई। पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि खुद बदमाशों ने वायरल किया है। तो देखिए, 3 दबंग जो है नाबालिग को डंडे से पीटते इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। थाना चोला क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम नक्सला हसनपुर पड़ता है। वहाँ का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक नव युवक को कुछ लोग पेड़ के सहारे टिका के उसको एक डंडे से मार रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त की जा चुकी है। मुकदमा इसे पंजीकृत किया जा चुका है। जो 3 लोग हैं, इनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उनकी गिरफ्तारी जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित। और खबर सुकमा से है, जहां आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र सीमा पर एक बार फिर बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई। 3 महिला समेत 7 नक्सलियों को ढेर किया गया। हिड़मा के बाद देवजी के भी ढेर होने की खबर सामने आई है। देवजी पर 135 जवानों की हत्या का आरोप है। मेटुरु जोगा राव उर्फ टेक शंकर मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद किए गए हैं। इस इलाके में हिड़मा को भी ढेर किया गया था। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, मार्च 2026 जो लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इसे दोहराते रहते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवान हैं, वो भी मुस्तैदी से नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता, एक ऐतिहासिक सफलता जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। तो इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई है और कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी जो है सामने आई है। तो देखिए, लाल आतंक पर एक और बड़ा प्रहार किया गया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र सीमा पर 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है और लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान अभियान चलाकर, ऑपरेशन चलाकर लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर जो है प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई बड़ी सफलताएं जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार कल भी एक नक्सली हिड़मा जो है मारा गया था। अब ऐसे में एक और नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई है। आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और आंध्र सीमा पर फिर नक्सली मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, अभियान चलाकर जो है नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।